नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रांशु शुक्ला। आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। खबर ये है कि नॉर्थ कोरिया की 8,000 सेना पहुँच गई है रूस में। किसकी मदद करने? रूस की मदद करने यूक्रेन के बॉर्डर पर। ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम विश्व युद्ध की बात करते हैं, तो हम कहीं न कहीं जानते हैं कि जब दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश 2 गुटों में बँट जाते हैं, तो कहीं न कहीं विश्व युद्ध जैसी स्थिति अपने आप पैदा होने लगती है। जब हम देखते हैं रूस-यूक्रेन युद्ध की, तो रूस-यूक्रेन का युद्ध लगभग पिछले 3 सालों से चल रहा है। रूस पर यूक्रेन के दबाव के कारण या यूक्रेन के समर्थन के कारण जो रूस पर सैंक्शंस लगे, जो यूक्रेन को समर्थन करने वाले देशों ने, अमेरिका ने, वेस्ट के तमाम देशों ने, नाटो के देशों ने, यूरोपियन यूनियन के देशों ने, जो रूस पर सैंक्शंस लादे, वो इस बात का प्रमाण है कहीं न कहीं दुनिया 2 खेमों में बँटती हुई चली जा रही है। अब जब हम खबर देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो कि इन युद्धों से कहीं न कहीं दूर था, नॉर्थ कोरिया को कहीं न कहीं संरक्षण चाइना ही दे रहा था, लेकिन चाइना उसको अपने फ़ायदे के लिए ही संरक्षण और मदद मुहैया करा रहा था। चाइना सीधे तौर पर किसी युद्ध में नहीं लड़ना चाहता, ना सीधे तौर पे किसी युद्ध में आना चाहता है। लेकिन चाइना को अमेरिका के साथ आना, अमेरिका के वशीभूत होना बिल्कुल स्वीकार नहीं है। चाइना ब्रिक्स में शामिल होता है। चाइना अमेरिका को कभी भी आँख दिखाने से संकोच नहीं करता है। लेकिन अमेरिका की जो चालाकियाँ हैं, जो अमेरिका कहीं न कहीं चाइना को किसी न किसी युद्ध में या फिर ताइवान के खिलाफ या फिर भारत के खिलाफ कहीं न कहीं भिड़ाना चाहता है, ताकि चाइना के जो आर्थिक प्रगति के रथ है, उसके पहिए कुछ तोड़े जा सकें। लेकिन चाइना ये समझता है। लेकिन चाइना जिस नॉर्थ कोरिया का समर्थन कर रहा था, उसे पाल-पोस रहा था, आज उसी नॉर्थ कोरिया की 8,000 सेना पहुँच जाती है रूस के अंदर, यूक्रेन के खिलाफ रूस के साथ देने के लिए। ये कहीं न कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण ये खबर बनकर आती है कि क्या दुनिया वास्तव में 2 खेमों में बँटती हुई तो नहीं नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं कि ये जब होता है, उसके बाद में 31 अक्टूबर, आज से ठीक 2 दिन पहले, जो साउथ कोरिया, जो कि बहुत प्रगतिवान देश है, उसी साउथ कोरिया के जो नेता, उसके विदेश मंत्री अमेरिका जाते हैं और जो बिल क्लिंटन अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं कि कहीं न कहीं आप हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। तो अमेरिका उनसे कहता है कि नाटो जैसे ही आप भी हमारे साथी ही हैं, जैसे हम संरक्षण प्रदान करते हैं जापान को, वैसे ही आपको भी संरक्षण प्रदान करेंगे। लेकिन आज से ठीक 3 महीना पहले 20 जुलाई 20 जुलाई से भी 1 दिन पहले 19 जुलाई को जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं, वो जाते हैं नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया जाने के बाद वो मिलते हैं किम जोंग उन से। किम जोंग उन से मिलने के बाद उनसे जो कुछ बातचीत होती है, उससे कहीं न कहीं जब 24 साल बाद जब कोई रूस का जब कोई राष्ट्राध्यक्ष जब जाता है उत्तर कोरिया में, तो वहाँ पर कहीं न कहीं उससे एक शुबुआहट पैदा होती है कि कुछ न कुछ तो होने वाला है। क्या ये नॉर्थ कोरिया की ये जो रूस-यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया का दखल ये होगा, क्या ये एक नए युद्ध की तरफ हमारी दुनिया को लेकर जाने वाला है? हम रूस ने फिलहाल जो बाइडेन ने कहा था कि पुतिन इज़ टोटली आइसोलेटेड, पुतिन ने उसका जवाब दिया, ब्रिक्स समिट करवाई और लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपने यहाँ बुलाया और ब्रिक्स प्लस की एक बढ़िया और बड़ी मीटिंग समिट उन्होंने कराई और उसमें कई विरोधी देशों को एक साथ बैठा दिया।
चाहे आर्मेनिया अज़रबैजान हो, चाहे भारत चाइना हो। अब हम देखते हैं कि कहीं न कहीं रूस एंटी वेस्ट एक संगठन, इस संगठन को कहीं न कहीं मजबूत करना चाहते हैं, चाहे न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा हो। और इस बैंक के द्वारा कहीं न कहीं छोटे देशों को तो साथ लेने की कोशिश हो ही रही है, वहीं ब्रिक्स प्लस में जब ईरान शामिल होता है, जब इजिप्ट शामिल होता है, जब यूएई शामिल होता है, सऊदी अरेबिया शामिल होता है, इथियोपिया शामिल होता है, तो कहीं न कहीं आसार नज़र आने ही लगते हैं कि क्या ये विदाउट वेस्ट से एंटी वेस्ट तो ये संगठन नहीं बनता हुआ चला जा रहा है। अब जब ये खबर सामने आती है कि जो 8,000 सैनिक यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात हो जाते हैं नॉर्थ कोरिया के, तो उससे ये सुगबुगाहट उठने लगती है कि क्या ऐसा तो नहीं होने वाला है कि नॉर्थ कोरिया ने डील कर ली है रूस से कि जब नॉर्थ कोरिया हमला करेगा साउथ कोरिया पर तो रूस उसकी मदद करेगा। और जो किम जोंग उन है, उन्होंने तो पहले से ही पुतिन से कह रखा है कि हमें आधुनिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो न्यूक्लियर बॉम्ब आपके हैं उसकी आधुनिक टेक्नोलॉजी हमें भी चाहिए। तो क्या पुतिन भी मदद करने वाले हैं या पुतिन? और एक दूसरी खबर इससे ये भी, दूसरी बात ये भी निकलती है कि क्या रसिया इतना कमज़ोर हो गया है कि उसे अब युद्ध लड़ने के लिए मदद चाहिए किसी दूसरे देश की, किसी नॉर्थ कोरिया की? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। रसिया बिल्कुल कमज़ोर नहीं हुआ है, बल्कि रसिया दुनिया को और ख़ासकर वेस्ट को, अमेरिका को अपनी ताकत दिखाना चाहता है कि आप अगर समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं या हम अकेले हैं, तो बिल्कुल नहीं। अब इसको दिखाने के लिए उसने ब्रिक्स जैसे संगठन की इतनी बड़ी मीटिंग करके भी उन्होंने इसको साबित किया है। अब इसका परिणाम क्या होगा? क्या अमेरिका भी अपनी सैन्य सहायता पहुँचाएगा यूक्रेन को? तो बिल्कुल पहुँचाएगा। यूक्रेन के जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो लगातार जर्मनी से, यूके से और यूएसए से लगातार लंबी दूरी की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स माँग रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल चाहिए ताकि हम लंबी दूरी तक रूस के अंदर अटैक कर पाएँ। लेकिन रूस ने भी सीधे तौर पर चेतावनी दी थी आज से कुछ महीने पहले ही कि अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दी जाती हैं तो उसके जवाबदेही के तौर पर जिस देश की मिसाइल उसके देश पे गिरेगी तो उसी देश पर रूस का हमला होगा। अब जब उसकी सेनाएं, यानी नॉर्थ कोरिया की जब सेनाएं जब पहुंच चुकी हैं बॉर्डर तक यूक्रेन के, तो अब इसमें क्या होगा? अमेरिका, यूके जैसे देश इसमें ज़रूर शामिल होंगे और एक छोटी-सी चिंगारी ही एक विश्व युद्ध की तरफ, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हमें ले जा सकती है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया जैसा देश, जो कि एक हिसाब से कफ़न की पगड़ी बाँध कर बैठा हुआ देश है, अभी उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण किया है। लगातार वो मिसाइल्स का परीक्षण करता है, लगातार उसको सपोर्ट मिलता है रूस का, चाइना का। तो ये जो समर्थन है और इन देशों को अगर एक साथ हम कतारबंद होते हुए देखेंगे, तो कहीं न कहीं कुछ भी हो सकता है। अब क्या उन सैनिकों को अगर मारा जाता है, अगर वो सैनिक शहीद होते हैं रूस यूक्रेन के बॉर्डर पर, तो क्या इसमें कोई एक नई कड़ी, एक युद्ध की नई चिंगारी क्या हम उमड़ते हुए, उसको जलते हुए, सुलगते हुए क्या देखेंगे? और वो चिंगारी सुलग कर किस बम में जाके फटेगी? क्या उसका किस रूप में वो परिणित होगी? इसको हम देखेंगे आगे और इसका प्रभाव आगे क्या होगा। अगर हम बात करते हैं अमेरिका का एक चुनाव जो होने वाला है, कहीं न कहीं अमेरिका का चुनाव व्हाइट हाउस में जो बैठेगा, उसका प्रभाव कहीं न कहीं पूरी दुनिया पर पड़ता है। अगर हम बात करें कि अमेरिका में जो चुनाव होने वाला है, अमेरिका का चुनाव जो है 5 नवंबर को होने वाला है, आज 2 नवंबर है। आज से ठीक 3 दिन बाद अमेरिका का चुनाव होगा
और अभी कोई पूरी तरह से श्योर नहीं है कि अमेरिका में कौन आने वाला है। डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी हैं कमला हैरिस, वो आने वाली हैं, या रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। लेकिन अगर ट्रंप आते हैं तो एक बात तो तय मानिएगा कि रूस यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन से ट्रंप हाथ खींचने का काम करेंगे। यूक्रेन से हाथ खींचने का काम करेंगे, ये तो तय है, इसमें कोई शको-शुबा नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो कहीं न कहीं रूस को लुहांस्क, डोनेत्स्क आज़ाद कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वेस्ट का हाथ, जो वरद हस्त वेस्ट का जो यूक्रेन के ऊपर रखा हुआ है, यूक्रेन के सिर पर रखा हुआ है, वो कहीं न कहीं अगर हटेगा, तो रूस सीधे तौर पर कहेगा कि क्रीमिया को आपको भूलना पड़ेगा यूक्रेन से, कि क्रीमिया रूस ने 2014 में ही छीन ली थी। आज से 10 साल पहले ही यूक्रेन से छीन ली थी। कहीं न कहीं उस क्रीमिया को रूस कहेगा कि आप भूल जाइए, जबकि क्रीमिया अभी भी जो यूक्रेन है, वो क्रीमिया को अपना हिस्सा ही कहता है। और लुहांस्क, डोनेत्स्क, जो ये 2 बड़े क्षेत्र हैं जो कि रूस के बॉर्डर के क्षेत्र हैं, और रूस की लड़ाई तो इतनी ही है कि अगर नाटो में शामिल होता है यूक्रेन, तो उसकी जो सीमाएँ हैं, उन तक नाटो की फ़ोर्सेस आ जाएँगी। जापान नहीं, फ्रांस की और यूके की और यूएसए की फ़ोर्सेस आ जाएँगी। तो कहीं न कहीं जो लुहांस्क, डोनेत्स्क है, जहाँ पर रूस के समर्थित लोग रहते हैं, क्या वो हम लोग आने वाले समय में, अगर ये मामला सुलह तक जाता है, तो क्या उनको एक नए देश के रूप में मान्यता पाते हुए देखेंगे? ये भी एक आने वाले भविष्य के गर्त में ही छुपी हुई बात है। लेकिन यह भी हो सकता है कि वो सीमित जो युद्ध का मैदान है, वो किसी असीमित, किसी बड़े युद्ध में परिणित होते हुए भी हम देख सकते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अब कहीं न कहीं सारे युद्धों के तार हम एक साथ जुड़ते हुए भी देख रहे हैं। हम उसका भी एक बानगी आपको दिखाते हैं कि कैसे लगभग सारे युद्धों के तार एक साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जो मिडल ईस्ट में, जो वेस्ट एशिया में जो युद्ध हो रहा है, जो खाड़ी के देशों में हम लोग कलह छिड़ते हुए देख रहे हैं, लगातार जो ईरान के जो प्रॉक्सी 3 संगठन हैं, चाहे वो यमन में हुती हो, या लेबनान में हिज़्बुल्लाह हो, या गजा में हमास हो, इन तीनों पर जिस प्रकार से इज़राइल का लगातार अटैक हम होते हुए देख रहे हैं, और अमेरिका का वहाँ पे दोहरा चरित्र भी दिख रहा है कि जहाँ पर अमेरिका एक तरफ यूक्रेन में रूस का इतना विरोध कर रहा है, वहाँ पर जब इज़राइल जब अटैक करता है गजा पर, तो वहाँ पर अमेरिका की फ़ोर्सेस, अमेरिका की F-35 और अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पर खड़ा हुआ हम लोग देख रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक ये भी दर्शाता है कि कहीं न कहीं अमेरिका भी यहाँ पर साफ तौर पर अब दोहरे चरित्र को दिखाने में हिचकिचा नहीं रहा है। अब जब हम देखते हैं कि वहाँ पर ईरान के ही प्रॉक्सीज़ के खिलाफ इतना जो कुछ हो रहा है, ईरान के प्रॉक्सी इज़राइल से लड़ रहे हैं और मार भी खा रहे हैं, मात भी खा रहे हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि वही ईरान आता है और ब्रिक्स में शामिल होता है। और जहाँ पर हम देखते हैं कि आगामी युद्ध की तरफ जब हम देखते हैं, तो कहीं न कहीं चाइना ताइवान का जो एक मुहाने पर खड़ा हुआ युद्ध देखते हैं, तो कहीं न कहीं चाइना को भी वहाँ पर आते हुए मिलता हुआ हम देखते हैं। तो कहीं न कहीं ब्रिक्स एक जो संगठन है, जिसको ब्रिक्स प्लस अब कहते हैं, ब्रिक्स प्लस में ईरान के आ जाने से कहीं न कहीं सारे युद्ध के तार एक साथ मिलते हुए दिख रहे हैं। और G7 के लिए जहाँ पर ब्रिक्स प्लस चुनौती बना हुआ पड़ा है, लेकिन G7 के विरुद्ध में ब्रिक्स प्लस को केवल आर्थिक तौर पर अभी तक देखा जाता था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से जो IMF और वर्ल्ड बैंक के बाद में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स प्लस की है, तो उसके द्वारा नए देशों को, नए छोटे देशों को उसमें संगठित किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और वेस्ट के खिलाफ एक बड़ी जो ताकत खड़ी करेंगे आर्थिक रूप से। कहीं न कहीं वो युद्ध के मुहाने पर भी एक बड़े खेमों में बढ़ती हुई 2 ताकतों को हम कहीं न कहीं देख सकते हैं। उसके बाद जो क्वाड का क्या होगा, जो जिसमें
अमेरिका, इंडिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया है। उसके साथ में अगर जापान से कहीं न कहीं और साउथ कोरिया से जो नॉर्थ कोरिया को दिक्कत है उसका क्या होगा? और ये जो दुनिया भर के युद्ध, दुनिया भर की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं न कहीं जो उसकी जो खिचड़ी बन जाती है वो लोग में वो सारी राजनीति, वो सारी लड़ाई की जड़, वो सारे सीमाई विवाद कहीं न कहीं जब खेमे बढ़ जाते हैं देशों के, तो इसी स्थिति को युद्ध की और विश्व युद्ध की जो शुरुआती आगामी पहल इसको कहते हैं। तो विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं ही जाना चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में इस दुनिया को। लेकिन जिस हालात को बनते हुए हम देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं ठीक तो नहीं है और जो कुछ होगा आगे, आगे जो कुछ भी खबरें आएँगी, उनको हम ऐसे ही इत्मीनान से साझा करते रहेंगे आपके साथ, आपके बीच और मेरा नाम है सुब्रांशु शुक्ला। जल्द मिलेंगे। नमस्कार।